ये आज क्या है? आज नफीसापुरम है? फिर क्या है टॉपिक? ओके, क्या जानते हैं इसके बारे में? कितनी इंफॉर्मेशन अभी है आपके पास? कॉपी पेंसिल तो है आपके पास, इंफॉर्मेशन कितनी है? ओके, सो इसका मतलब बिल्कुल गौर से आप सुनेंगे और हर एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे और जो कंफ्यूजन होगी उसे आप लिख दें, ठीक है? फिर एंड में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ओके? अस्सलाम वालेकुम। एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिसएग्री करूंगी शुरू करने। आप सिर्फ लेने नहीं आए हैं इंफॉर्मेशन, आप देने भी आए हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप अपने बच्चों को जितना अच्छी तरह से जानते हैं उतनी अच्छी तरह से मैं या कोई और नहीं जानता। हम एक कैपेसिटी में उनको देखते हैं, स्कूल की कैपेसिटी में आप उनके साथ हर वक्त होते हैं, राइट? सो मैं स्टार्ट करूँगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मेरा नाम अफशां है और मैं यहाँ पर एज अ वॉलंटियर कोई आई थिंक 1 साल से कर रही हूँ काम। मेरा बेसिकली काम ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं है, इसलिए शायद आपके बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि मेरी कज़न आती है पढ़ाने उनके साथ। लेकिन मेरा काम ज़्यादा टीचर्स और सना के साथ होता है, जहाँ हम करिकुलम के बारे में डिस्कशंस करते हैं। हम देखते हैं कि हम बच्चों को असेस किस तरह से करें। हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो उन बच्चों की मुश्किल और डिफ़िकल्टीज़ को, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ को या किसी और तरह की डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और किस बेसिक रोल मैं अगर एक छोटा सा उसमें बताऊंगी तो वो ये है कि हम बच्चों की रीडिंग और राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है? इंग्लिश में, उर्दू में और उनकी मैथ स्किल्स को। सो ये थोड़े से मेरे कंसर्न्स थे जिनकी वजह से मैंने ये रोल अपनाया। सो इनफ अबाउट मी, लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हम आज क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो अगर आप नाम देखें इसका तो हमारा आज का टॉपिक जो है उसका नाम है इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। अच्छा, अब ये मुश्किल फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ये वो हम अगर फॉर्मेटिव को छोड़ भी दें तो भी हम सोचते हैं कि असेसमेंट से तो हम बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, राइट? हम असेसमेंट से तो हमारा एग्जाम, टेस्ट और ये सब का आता है जब हम सोचते हैं असेसमेंट के बारे में। तो लेट्स सी हम किस तरह से उससे इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम अभी जो मैं डिस्कस कर रही थी, जो हम सोचते हैं असेसमेंट के बारे में, वो हम थोड़ी सी नॉलेज अपनी निकालते हैं, प्रायर नॉलेज। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, व्हाई डू वी असेस, हम असेसमेंट क्यों करते हैं? और अगर आप लोग 1 मिनट लें और अपनी नोटबुक में खुद से लिखें कि आपके ख्याल में हम असेस क्यों करते हैं, जो भी आपके ख्याल है, कोई भी रॉन्ग आंसर्स और राइट आंसर्स नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रीड करें आके आपका। Just 1 minute and think about why do we assess, हम क्यों असेसमेंट क्यों करते हैं हम? और जो भी आपका ऑब्वियसली जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपके प्रीवियस बिलीव्स रहे हैं अबाउट असेसमेंट, वही आप लिखेंगे, विच इज परफेक्टली फाइन, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है इसमें। ठीक है, कर लिया, लिख लिया? चाहे वर्ड हो चाहे एक सेंटेंस हो। अब आप अपने जो बराबर में पर्सन है उससे आप जरा बात करें, डिस्कस करें, अपने थॉट्स शेयर करें उनके साथ कि आपके ख्याल में, आप देखिए आपके ख्यालात मिलते हैं। कर लिया डिस्कस? ओके, सो अब मैं
करूंगी, मैं इनवाइट करूंगी अगर कोई एक दो लोग शेयर करना चाहें कि उनके क्या थॉट्स एंड आइडियाज हैं, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहें। जी बेटा। टू चेक आवर नॉलेज, ओके। एनीबडी एल्स? जी ठीक है, to check the students learning process. Remember there are no wrong answers here, so keep giving your answers very confidently. How much concept we clear? कितना हमारे concepts clear? ठीक है, how our concepts are clear, how much they are clear? जी collect information regarding students' progress. okay, to connect information regarding students progress, okay, you're all on the right track. And फिर क्या purpose होता है assessment का? जो आप लोगों ने आंसर दिया why do we think we assess, so उसकी वजह से क्या पर्पस होता है असेसमेंट का? स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, आया कि उनको कितना समझ में आ रहा है, जितना क्लास में टीचर लेक्चर दे रही है या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही है, आया बच्चों को कितना समझ में आया। जी 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 कितना याद है, जी कितना उनको समझ में आया हम चेक करते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं हम, वो जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो आप लोग कह रहे हैं कि हम चेक करते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स की, तो उससे हम क्या करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से? ओके, तो ये जो मैंने इतना लंबा प्रिपेयर किया है आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है? क्योंकि मैंने समझा था कि मुझे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे क्या आप वो मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, वो मार्क्स टीचर हमको बताती है कि आपका बच्चा इस लेवल पर है और उस लेवल पर है, ठीक है? सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी मेरा काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब आप लोगों के पास एक प्रायर नॉलेज ऑलरेडी है अबाउट असेसमेंट्स, जिनको हम आगे जाके अभी और देखते हैं। सो बेसिकली इस सेशन जो ये हमारा सेशन है उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि हम एक्सप्लोर करेंगे कि असेसमेंट का एक पर्पस सिर्फ नहीं होता है, यहाँ पर हम सिर्फ 2 पर्पसेस डिस्कस करेंगे असेसमेंट के। सो व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है? उसके बाद व्हाई आर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इंपॉर्टेंट, उनकी क्या जरूरत है, क्यों हम इनके बगैर काम नहीं चला सकते, क्योंकि टीचर का काम तो बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ना करें फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। नंबर 3, हाउ कैन वी यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट टू इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट करके बच्चों की लर्निंग कैसे इंप्रूव होगी, और आप लोग किस तरह से, लास्ट वन, हाउ कैन वी यू सपोर्ट योर चाइल्ड्स लर्निंग एट होम। सो बेसिकली आप क्या घर पे कर सकते हैं जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है? सो अभी हम 2 पर्पसेस डिस्कस करेंगे लाइक आई सेड, ओके। सो अगर आप इस स्टेटमेंट पर गौर करें तो असेसमेंट हैज डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम्स, और अगर आप देखें तो मैंने डिफरेंट टाइम्स को बोल्ड किया हुआ है क्योंकि इट डिपेंड्स, इट मैटर्स किस वक्त वो असेसमेंट हो रहा है, ठीक है? बिगिनिंग में हो रहा है, शुरू में हो रहा है, जब बच्चा क्लास में नया आया है या कोई स्टार्ट करने वाली है टीचर चीज, उस वक्त हो रहा है, बिल्कुल आखिर में हो रहा है, एंड ऑफ द टर्म हो रहा है, एंड ऑफ द यूनिट हो रहा है। सो बेसिकली अभी हम सिर्फ 2 पर्पसेस की लाइक आई सेड बात करेंगे। एक है जो आप लोगों ने मुझे रीजन थोड़ा बहुत बताया, टू इन्फॉर्म द टीचर एंड द स्टूडेंट। सिर्फ टीचर को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्टूडेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसे कितना आता है, व्हाट द स्टूडेंट नोज एंड कैन डू ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। सो कुछ स्किल्स बच्चे सीखते हैं, तो वो कौन सी स्किल्स कर सकते हैं, ये बच्चे को भी इंफॉर्मेशन मिलना असेसमेंट का पर्पस है हमारा, और बड़ों को भी, टीचर को भी इंफॉर्मेशन ये मिलती है, ठीक है? अब ये टाइप का असेसमेंट जो है इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम आज पूरा हमारा सेशन है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं क्लास डिस्कशन, हम इस पे बाद में ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास डिस्कशंस, पॉप क्विज होता है, ऑब्जर्वेशंस टीचर्स की, बच्चों के खुद के रिफ्लेक्शंस, जैसे सुबह में इनका सर्कल टाइम होता है या एंड में जाके सर्कल टाइम होता है, उसमें जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, कोई अगर प्रोजेक्ट वर्क बच्चे कर रहे हैं
कोई सर्वेज कर रहे हैं बच्चे, डेली क्लास के असाइनमेंट्स, डेली अगर लॉग्स टीचर मेंटेन कर रही है या बच्चे कुछ लिख रहे हैं डेली, राइटिंग टास्क अगर कोई कर रहे हैं रोज के, माइंड मैप्स बना रहे हैं, आइडियाज सोच रहे हैं, एटसेट्रा। ऑलराइट, अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा, बट अब तक समझ में आया है जो बात हुई है? लेट्स गो अहेड। सो दूसरा पर्पस असेसमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट पर्पस है, इज टू रिपोर्ट टू द स्टूडेंट एंड द पेरेंट। नाउ यहाँ पर the audience is the student as well as you guys, आप लोग, ठीक है? What the student knows and can do at the end of the learning process, ठीक है? अगर हम previous slide पे जाएं तो उसमें था किस टाइम पर हो रहा है ये? Sorry, previous slide. During the learning process हो रहा है, ठीक है? यानी कि during, और हमने ये, अगर आपने एग्जांपल्स देखा तो हम डेली की बात कर रहे हैं, डेली क्लास असाइनमेंट्स, डेली लॉग्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस पे हो रहा है। दूसरा पर्पस जो है हमारा, टाइम चेंज हो जाता है। अब एक यूनिट एंड हो गया या एक टर्म एंड हो गया या साल एंड हो गया उनका, उस पर असेसमेंट हो रहा है। उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है स्टूडेंट को बताना, उसके पेरेंट्स को बताना what the student knows, what he can do or she can do. अब ये इंफॉर्मेशन हम किस तरह कन्वे करती हैं टीचर्स पेरेंट्स को? थ्रू रिपोर्ट कार्ड्स करती हैं, थ्रू पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस, MYTs जो आपकी होती है उसके थ्रू करती हैं। अगर आप इंडिविजुअली टीचर के पास आते हैं at end of the year or end of the term or end of the exam or end of the test, तब वो आपसे कन्वे करती हैं। इस टाइप के असेसमेंट को कहते हैं समेटिव असेसमेंट, जो कि हमारे एग्जाम्स, टेस्ट और एंड ऑफ टर्म, कोई चैप्टर खत्म हो गया उसका क्विज लिया हमने, कोई फाइनल प्रोजेक्ट किया, फाइनल एसे किया, ठीक है? सो ये दो पर्पसेस हमें समझ में आ गए असेसमेंट के। ओके, सो हम एक बार जरा सा इसको एज अ विजुअल देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या फर्क है, ठीक है? एक तो कब होता है, सबसे बड़ा फर्क ये है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो ऑन गोइंग होता है, कंटिन्यूअस होता है, एवरी डे हो रहा होता है। समेटिव असेसमेंट एंड में होता है, एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? What is what and why, क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या है और क्यों करते हैं, एंड समेटिव असेसमेंट क्या है और क्यों करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट help students improve their knowledge and understanding, helps teachers try new strategies, and most importantly it provides second chances to students, whereas summative assessment, it measures your learning through either marks, grades or some kind of a rating scale, ठीक है? And those, whatever the rating scale is, चाहे हम प्री स्कूल में कर रहे हैं, चाहे हम प्राइमरी स्कूल में कर रहे हैं, चाहे हम मार्क्स नहीं दे रहे हैं, जो भी तरह का रेटिंग स्केल हम यूज कर रहे हैं वो ऐड हो जाता है रिपोर्ट कार्ड के अंदर। एंड चांस नहीं मिलता उसके बाद, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो जाता है, आपको मिल जाता है रिपोर्ट कार्ड, आपको पता है ओके ये मेरा बच्चा कर सकता है एंड कैन डू एंड नोज, जो हमने पहले बात की। सो सेकंड चांस उसमें नहीं मिलता है। एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है, अगर आपको किसी और तरह से सेकंड चांस मिल सकता है, लेकिन वो जो रिपोर्ट कार्ड में है वो तो आपको मिल गया है। ओके, एंड हाउ इज इट डन? इट्स formative assessment is done in a very low pressure situation. आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है या थोड़ी सी यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दें? क्लियर है? Alright. So formative assessment is a low pressure situation, whereas summative assessment is a high pressure situation. आपको पता चल जाता है कि इस दिन इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। अब बच्चे में और आप में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, करेक्ट? आपको आप कहते हैं प्रिपेयर करो, ये करो, पढ़ो, etc. Whereas in a formative assessment situation वो हर वक्त हो रहा होता है, तो आपको
पता as such कोई pressure आप बच्चे पे नहीं डाल रहे होते because it's an everyday thing, right? Parents, informative assessments, parents are not informed. So आपको कोई notification नहीं आएगा कि आज कोई formative assessment हो रहा है because formative assessment रोज हो रहा है. Hello, baby. How are you? Whereas summative assessment, parents are informed because the summative assessments are always reported. So हम एक math का example लेते हैं, छोटा सा math का example, where informative assessments, the daily math problems जो बच्चा fractions पे suppose fractions topic है आज का, इस week का, तो daily math problems fractions पे कर रहा है, that's your formative assessment. Whereas the math test on fractions will become, at the end of the chapter, will become your summative assessment. So is this difference clear? Is there any question about the two types of assessments? Okay, let's move on. So let's move to our second objective, is why are formative assessments important? Why do we need them? Why not just have tests and exams and quizzes and give marks and put them in the report card? आप लोगों ने जब हमने prior knowledge करी, तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी ideas दी, which kind of makes it easy to go ahead with this. So एक बार हम वापस सोचते हैं कि what are formative assessments? Oops. Alright, so formative assessments are like continuous and ongoing checks जो हम करते हैं बच्चों पर. They are done during the class to see how well students understand a concept in any subject. Okay? जैसे आप Google Map जब इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए, आप लोगों में से कौन-कौन Google Maps इस्तेमाल करता है? Okay? ठीक है, तो आप Google Map इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बार-बार देखते हैं, राइट, कि आप सही रास्ते पर हैं या आपने गलत ले लिया, पहला टर्न गलत ले लिया, सेकंड टर्न गलत ले लिया. इससे कोई शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं. So this constant checking of the map, right, is what teachers are doing in the classroom. Continuous and ongoing checks हम कर रहे हैं बच्चों पे to see whether they are going the right path, how well they are understanding. कोई misconceptions तो नहीं आ रहा है, कोई बच्चे ने wrong turn तो नहीं ले लिया है. Now, why are these important? Why are formative assessments important for teachers? And फिर हम students की बात करेंगे. So teachers need this information कि बच्चों में क्या, each child has strengths and needs. You understand that and you believe that every child is a unique model made very differently, right? Every child has his own strengths and his needs, his or her. So teachers get that information कि हर बच्चे की अलग strength है, अलग needs हैं. So they are able to change their lesson plans. They may be able to add some multiple strategies. So अगर एक चीज हमने quiz से assess करी, एक बच्चे ने suppose formative उसमें quiz में pop quiz था, उसमें perform नहीं किया. Maybe the teacher tries an oral strategy with the child and sees कि इनके पास information है. आपको उनको लगता है टीचर को आइडिया है कि उसके पास बच्चे के पास information है, but he is not able to maybe convey it in writing. वो बता नहीं सक रहा है, लिख के नहीं बता सक रहा है. तो इस वजह से उन्होंने अपना लेसन प्लान थोड़ा सा चेंज किया या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की या उन्होंने रिव्यू किया था. So teachers also provide feedback to the student on how to improve. Okay, so the advantage of formative, why it is important for teachers, is they can provide feedback to the students कि आप किस तरह से improve कर सकते हैं, वो बता सकती हैं students को. And अलग से अगर उनको लग रहा है कि ये 3 बच्चे या 4 बच्चे misconceptions हैं कि कोई concept understand नहीं कर सक रहे, कोई skill gain नहीं कर सक रहे, तो उनको वो individual support या group support provide कर सकते हैं. So that is why it is important for teachers. Now, why is it important for students? Why they are important for students? Now we need the students to take responsibility for their own learning. What do we mean by that? जब हम ये कहते हैं कि हम चाहते हैं students अपनी learning की खुद responsibility लें, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है?
वो अपना होमवर्क खुद कंप्लीट करें। ओके, ठीक है, होमवर्क खुद कंप्लीट करें, खुद लिखें क्वेश्चंस के आंसर्स, बच्चे को खुद बताओ कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है। और उसके बाद क्या? ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या? और वो नहीं कर सकता तो फिर उस पर ज़्यादा कोशिश करेगा बेहतर बनाने के लिए अपने आप को। ठीक है, ठीक है, बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग जी। को सॉल्व करना सीखेगा तो किस तरीके से मैंने अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकर बनेगा एंड सोचेगा कि ओके दीज आर द एरियाज वेयर आई एम स्ट्रगलिंग, अब मुझे कहाँ से और किस तरह से हेल्प लेना है, अगर हेल्प की भी जरूरत है। जी, वो अपनी टीचर को भी बोलेगा कि मैं इस तरह नहीं पढ़ सकता, इस तरह मेरी स्ट्रेंथ है, आप मुझे इस तरह लेके चलो। अगर उसको खुद भी अपने बारे में पता चल जाएगा। आपके ख्याल से वो ये कर सकेगा? I think so. ओके, बच्चे के अंदर जुस्तजू होगी ना, अगर इल्म हासिल करने की मतलब उसको क्यूरोसिटी होगी तो वो फिर कहेगा कि उस चीज़ के डेप्थ में जाके वो मम्मा से भी सवाल करेगा, टीचर से भी करेगा। और जुस्तजू के बिना आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से बच्चा नहीं कर पाएगा। उसके अंदर होना चाहिए, मम्मा तो करेगी लेकिन उसके अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन टू लर्न। Yes. क्योंकि अगर मोटिवेशन होगा बच्चे में, सो वी नीड द स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग। वी डोंट वांट कि हर वक्त मैं या आप या कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल उनको कहते रहे कि बेटा ये करो ये करो ये करो। अब वो हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं आपके ख्याल से? कॉन्फिडेंस लेवल को कॉन्फिडेंस लेवल को वो कर सकते हैं। जी, इंटरेस्टिंग बना के, सॉरी, इंटरेस्टिंग बना के, इंटरेस्टिंग बना के। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को कोई चीज़ की अगर रिसर्च करनी होती है और मदर अगर नहीं बता पा रही या टीचर उस वक्त मौजूद नहीं है तो बच्चा माँ और टीचर के अलावा मोबाइल भी मांगता है कि उसमें मैं रिसर्च करके फ़ौरन सा अपना जवाब कलेक्ट करूँ और अपना सुलझ जाऊँ उस काम में आगे। तो मेरे ख्याल से मोबाइल से भी बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज जब बच्चे अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट? टीचर आपको 10 बार कह सकती है एक चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव रहे और वो रिसीव वेल हो स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स अच्छी तरह से उसे समझ सकें। सो लेट्स सी व्हाट इंफॉर्मेशन डज फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड द टीचर्स। आपको कुछ कहना था? जी मैं ये कह रही थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तब तो उसको लगता है कि मुझे समझ आ गया है, लेकिन वही चीज़ जब एक वर्कशीट पे आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे पहले कि समेटिव असेसमेंट हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से बच्चे को उसकी प्रैक्टिस हो जाती है ताकि उसमें वो परेशान नहीं हो, वो उसमें अगर गलती करता है तो वो बेहतर कर सकता है खुद को। बिल्कुल। सो जब हम कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं और हम फैक्ट्स और नॉलेज पे सिर्फ बात नहीं करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आना एक बहुत उसका अंडरस्टैंडिंग के काफ़ी लेवल्स हैं, देयर आर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, हमको इनिशियल लेवल पे मेरी समझ आ गई, कोई आ गया कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको अप्लाई करना और रियल लाइफ में उसको रिलेट कर सकना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार उस कॉन्सेप्ट को नॉट ओनली रिपीट करें बट ऑल्सो उस कॉन्सेप्ट के इन डेप्थ जाएं और सेवरल सिचुएशंस में उसको अप्लाई करें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शुरू में ऐसा लगता है बच्चों को कि समझ आ गया, लेकिन जब एप्लीकेशन होती है उसकी इन अ वर्कशीट और इन अ रियल लाइफ सिचुएशन और इन अ प्रोजेक्ट, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। So what formative assessment, how it helps students is that it tells them what they have done well, what they are struggling with, and the most important thing, what they need to do to improve. So the teacher will pinpoint, teacher उनको emphasize करेगी कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये next steps हम ले सकते हैं या आप ले सकते हैं ताकि आप improve करें इसमें। और हम थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ वर्क करेंगे तब हमें थोड़ा बेहतर इसको समझ में आएगा। ओके, नाउ टू द क्वेश्चन, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हाउ कैन वी यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। So, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स यूज करते हैं क्लासरूम में तो हम कुछ टूल्स ऐसे हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं। टूल्स जैसे औजार हैं, स्ट्रैटेजीज हमारा तरीक़ेकार करने का।
So जब हम ऐसे tools and strategies use करेंगे in the classroom, which will help us achieve our objective. So what are tools? Basically tools करते क्या हैं? अभी जो हमने बात की, जो purpose है formative assessment का, this is I'm repeating the same thing. कि students की strengths and needs को identify करेंगे. Formative assessments will identify कि each student की क्या strength है, क्या need है. And the second thing, identify तो हमने कर लिया. उसके बाद हम students को हम feedback कैसे देंगे, उन्हें tools basically किस तरह help करते हैं, हमें feedback देने के लिए help करते हैं, which helps the students improve. And teachers then are able to change their lesson plans. They use new strategies. They change their lesson plan. They use different techniques. They may take the students individually. They may take them in small groups to be able to help them basically help them improve. And through formative assessments, teachers are able to track the students' progress over time. So it's not an end assessment कि okay ये तो A grade student है, ये B grade student है, ये C grade student है. It is a process, it's a continuum जिसमें हम improve करने की कोशिश करते हैं, नीचे से हम ऊपर लाने की कोशिश करते हैं बच्चे. So उसमें हम कुछ strategies use करते हैं, variety of strategies use करते हैं, और अभी हम in the next slides हम discuss करेंगे कुछ strategies and tools जो हम इस वक्त क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं. और एक दो strategies और tools जो हमारे plan में है, pipeline में है, और अभी हम introduce करेंगे आप classes में. So what are we using in the classrooms? पहले हम एक नजर डाल लेते हैं of the different tools and strategies that are either in process or they are in the pipeline. मतलब आने वाली है process में. So some of the tools that we are using, this is anecdotal records which are already in process, then checklists, rubrics, proofreading key, and we are maintaining assessment records for phonics for grades 1 and 2. Some of the strategies that we are using: formative feedback, reading circles, pop quizzes, exit tickets, as well as writing conferences. अभी हम इन पे थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि exactly क्लास में क्या हो रहा है. So let's start with anecdotal records. ये जरा sound थोड़ा सा इस तरह करता है, लेकिन अगर आप इसका purpose समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह बच्चों को help करते हैं. So basically anecdotal records. So अगर आप ये फॉर्म देखें जो साइट पर है, एक पिक्चर उसका डाला हुआ है. This anecdotal record, this formative assessment is maintained for each student in the areas of English, Math and Urdu. Okay, where the teacher is noting down. So English का एक फॉर्म है एक बच्चे का, उर्दू का एक फॉर्म है एक बच्चे का, और मैथ का एक फॉर्म है एक बच्चे का. This is already in process. These are ongoing records जिसमें हम identify करते हैं what students' strengths are and what their needs are, what are the areas of improvement. And then the teacher plans out, if you see the last column, इसमें है next steps. So teacher plans out next steps को क्या लेंगे. अब next steps में एक step हो सकता है और problem solve हो सकता है उससे, या 2 steps हो सकते हैं, 3 steps हो सकते हैं, it depends on the student. So if you see, this becomes very individualized. So हर बच्चे का एक जैसा नहीं होगा. किसी बच्चों में का suppose the focus topic is short vowel sounds. ठीक है, grade 1 का. So हर बच्चे का जरूरी नहीं है कि short vowel sounds में उसकी needs हों. Correct? Maybe उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए short vowel sounds. So then the teacher will not take any next steps. So this is a very individualized, thoughtful process that the teacher is doing to ensure that each child requires the support. हर बच्चे को वो support मिले जो जिसकी उसको ज़रूरत है सिर्फ. ये नहीं कि हमने पूरी क्लास को पीछे ही रखा क्योंकि 4 बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हमने पूरी क्लास को ड्रैग ही करते रहे हम. ठीक है? The same way this is maintained in math.
and in Urdu. So teachers are noting down what the students' strengths and needs are, so that it helps them plan their next steps. और वो next steps क्यों plan किए जाते हैं? Student improvement के लिए. Any questions about anecdotal records before we move on to the next? कोई क्वेश्चन, कोई आपको कंफ्यूजन इसके बारे में है कि ये किस तरह मेंटेन हो रहे हैं या कौन मेंटेन कर रहा है, और आप किससे पूछेंगे? because इस वक्त अगर आप अपने टीचर्स से पूछेंगे, अपने बच्चों की टीचर्स से पूछेंगे, तो उनके पास इनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं. ये प्राइवेट है, ऑब्वियसली ये MYT पे शेयर नहीं होंगे विद all the parents. However, if you request a meeting with the teacher, कोई academic concerns है and आप मिलना चाहते हैं टीचर से, so the teacher will have this form for your child and they will share it with you. In fact, I think one of the teachers told us that she has been doing that since she started maintaining these records. जी. नहीं, so this assessment is an ongoing assessment. All right. Suppose इस week मैं fractions का lesson ले रही हूँ, ठीक है? So मैंने fractions का lesson कराया, obviously मैंने introduce कराया, एक new concept introduce करवाया. मैंने 2-3 दिन तक उसको review किया उस concept को, like I do with every child. But जब मैंने third day भी देखा कि class work मैंने करवाया, लेकिन this one child or these 5 children are still they still have a couple of misconceptions, right? जो उनको समझ नहीं आई बातें, ठीक है? तो मैंने ये नोट डाउन किया, वहाँ पर टॉप फोकस में मैंने फ्रैक्शंस लिखा, मैथ का, क्योंकि मेरी अंडर शीट है ये, उसमें मैंने लिखा उन बच्चों की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें समझ आई थी, उसमें नीड्स क्या हैं उनकी, तो उनको क्या क्या चीजें थी जो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं. और फिर जब मैं नेक्स्ट स्टेप प्लान करूंगी, तो मैं करूंगी फॉर इंस्टेंस कि मैं 15 मिनट आफ्टर स्कूल उनको ले लूं, या कोई और पीरियड से मैं उनके लिए टाइम निकालूं, और इन 5 बच्चों को मैं उस पीरियड में बैठ के थोड़ी बहुत इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करूं, थोड़ा सा मैं one-on-one सपोर्ट प्रोवाइड करूं, ठीक है? प्लीज आस्क क्वेश्चंस बिकॉज इफ दिस इज नॉट क्लियर टुडे, फिर आगे जाके हमें मुश्किल होगी कि समझ नहीं आएगा कि हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, और किस काम आएगा ये हमारे. So ये एक प्रोग्रेस जो मेंटेन होता है, ये till the end of the term मेंटेन होगा, right? So teachers देखेंगे कि बच्चों की ग्रोथ क्या हुई है, right? So एक कॉन्सेप्ट जो अनक्लियर था, अगर हमने डायरेक्ट उसका टेस्ट ले लिया होता फ्रैक्शंस का, तो वो बच्चा जिसका मिसकंसेप्शन था या अनक्लियर थे उसके कॉन्सेप्ट्स, वो टेस्ट रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, करेक्ट? सो हम आज कोशिश करेंगे कि हम टेस्ट उसी वक्त लें जब बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. जी, आपको कुछ सवाल? इसमें जैसे आपने कहा ना, इसमें जैसे आपने बताया कि टीचर जो है वो एक स्टेप लेंगी कि वो 15 मिनट्स आफ्टर क्लास ले लें या कोई और टाइम, या कोई और स्टेप ले लिया उसने, ठीक है, वो टीचर ने तो डिसाइड क्या किया. उस स्टेप को मदर के साथ शेयर करेंगे कि आपके बच्चे को यहाँ पर ये नीड है, तो आप थोड़ा सा इसको और टाइम दें जैसे पेरेंट को, कि वो इस फ्रैक्शन को घर पे भी देखे, आप बच्चे के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें या उसकी कोई प्रैक्टिस करवाएं, तो ये उस वक्त आप शेयर करेंगे, या जब तक हम नहीं आपसे रिक्वेस्ट करते कि हमारे बच्चे के बारे में आप बताएं, तो तब ही शेयर होगा. That's a very good question actually, कि मैंने क्योंकि कहा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मीटिंग तो उसके बाद आप वो करेंगे. जी, so initial stages पर yes the teacher is going to try to take the next steps herself, तो वो कोशिश करेंगी कि वो भी उसको क्लास में सपोर्ट करें. बट yes हमारी ये बात हुई है कि हम एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भेज सके घर पर, आपको एक नोट भेज सके घर पर, और इन्फॉर्म कर सकें, एज अ प्राइवेटली इन्फॉर्म कर सकें ऑब्वियसली, कि आपके बच्चे के साथ आप अगर ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो क्योंकि द थिंग इज दैट अगर ये स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर की पार्टनरशिप के साथ चलेगी कोई भी चीज़, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, करेक्ट? थैंक यू सो मच. That was a very good question. Thank you for pointing that out. जी. शुक्रिया अनिता, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, और इससे मैं कहूँगी कि मुझे जो इन्होंने कहा है, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है और उसका कुछ छूट जाता है, और फिर जब असेसमेंट हो रहे होते हैं, अगर उस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है या कुछ
उसका क्लास में भी नहीं है अगर बुखार की वजह से या उसकी इंजरी की वजह से, तो जो छूट चुका है और फिर अचानक से असेसमेंट शुरू हो रहे हैं, तो जैसे नॉर्मल बच्चों का असेसमेंट लिया जा रहा है उससे भी वही लिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक रहेगा, क्योंकि उसने ना अटेंड किया ना ही उसका काम कंप्लीट है, सीधा आके टूटा। तो इनकी जो है कि टीचर पर्सनली जब बता देते हैं कि नहीं आप, तो टीचर भी हेल्प करते हैं और फिर मदर भी घर पे जाके हेल्प करती है बच्चों को, तो बच्चा बहुत आगे निकलता है। तो आई थिंक अभी 5 क्लास में मेरे बच्चों के साथ जिस तरह टीचर सपोर्ट कर रही है उसके साथ, तो वो जिस तरह से वो नीचे आया था वो माशाल्लाह ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी बात है कि बता दो मदर को अलग से कि ये है। तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा। The thing is that आप देखें इस वजह से attendance is so important. Obviously बीमार है बच्चा, बुखार है, उसमें वो attend नहीं कर सकता, लेकिन it's not just the classes, it's not just the periods that are happening in the classroom कि आज के ये 5 periods या 6 periods हैं जो क्लास में, उसके अलावा भी जो individualized help provide कर रही है टीचर, बच्चा जब absent होगा तो miss out होगा उसका। So absenteeism is also, ये जो absent रहना भी एक बहुत बड़ा drawback हो जाता है बच्चे के ऊपर, and obviously जो भी आपने miss किया होता है वो कैच अप करने के लिए हमारे पास है कोई, मिस सना मैं आपसे रेफर करूंगी इस बात पे। आई थिंक मैं इसका जवाब दूं। जी जी जी। जैसे कि 41 मिनट की क्लास होती है साइंस की, बच्चे की क्लास के अंदर जो टीचर बच्चे को बहुत अच्छी तरह तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी ऑफ रहा, काफ़ी डायरिया कंप्लीट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा टीचरों ने भी मेहनत की, मैंने भी की, जहाँ पे मुझे कंसर्न था मैंने टीचरों से भी कहा। फिर उसके बाद जो वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा जो ऊपर था इसलिए वो जो नीचे आया है तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं। तब जब मैंने मालूम किया तो यही नजर आया कि टीचर के साथ जो 41 मिनट की बच्चे की साइंस की क्लास है वो इसकी बहुत मिसिंग थी। तो वो मुझे कह रहा था मम्मा ये क्वेश्चन ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप टीचर से बात करें। वो रिसर्च भी करता था, मोबाइल बार बार मांगता था, जो कहती मोबाइल के मम्मा मैं इसमें रिसर्च करूँगा क्योंकि साइंस की क्लास है, छुट्टी भी है, छुट्टी में। फिर जब मैंने टीचर से बात की और टीचर ने अलग बैठ के 1-on-1 उसको समझाया और मुझसे बात की, तो उसमें ना मेरा बच्चा जो है ना बहुत अच्छी तरह से ऊपर आया, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहा था, लेकिन जो चीज़ें उसे मिसिंग थी वो टीचर ने हेल्प की। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्लैपिंग भी करना चाहूँगी टीचरों के लिए जो हेल्प करती है हमारी, और बहुत शुक्रिया कि जो बच्चा A ग्रेड है उसको आपने नीचे आ गए, लेकिन उसको फिर से ऊपर उठाने के लिए मदद की सिर्फ जरूरत नहीं है, टीचर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू सो मच। Thank you for sharing that. That was very nice to hear कि teachers anyway support कर रही हैं बच्चों को, and I think with the जो हमने tools और strategies डाली हैं in place, इनके साथ इनके बाद I feel that it will be only better, right? Because हमको सिर्फ उन बच्चों को नहीं देखना है जो एक top level पर है, हमको हर बच्चे को लेके चलना है। हम because every child has the capacity to improve. एक जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है, as आपने आई डोंट नो अगर सुना है या नहीं सुना है, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में हम बच्चे को एक एबिलिटी पे लॉक इन नहीं कर देते कि ये तो A ग्रेड स्टूडेंट है, ये B ग्रेड स्टूडेंट है, ये C ग्रेड स्टूडेंट है। हम उससे इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो हम नेक्स्ट वाली एक स्ट्रैटेजी पर आएंगे, आगे जो स्ट्रैटेजी आएगी उसमें आएंगे कि एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू गो वन स्टेप अहेड। एक एक छोटे छोटे कदम लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा जर्नी। अगर हम कोशिश करें कि हम एकदम लोअर ग्रेड पर हैं और हम अब A स्टार हो जाने चाहिए 1 महीने में, ऐसे नहीं होता, छोटे छोटे कदम लेके हम आगे बढ़ते हैं। जी, so I'm very glad that you shared that story because those are what next steps are about कि टीचर प्लान करेगी next steps, whether that is so next step may also include home strategy, right? It may also include that the teacher will communicate to the mother, teacher mother को बताएंगी कि आप ये कर सकते हैं इनके साथ, ताकि हम दोनों साथ में कोशिश करें to bring this child up or to help him clear his or help her clear her misconceptions. ठीक है, is that clear? Let's move on. So this is something that is going to be introduced. It hasn't been introduced as yet, but it is going to be introduced, which are checklists. Now checklist क्या होती है? कभी आपने आपके घर पे, जैसे मेरे घर पे दावत है फ्राइडे को, तो मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि ये करना है, मुझे ये खरीदना है, ये बनाना है, ये पकाना है, etc. राइट? सो आपने कभी इस तरह से कोई या शॉपिंग लिस्ट बनाई हो आपने, राइट? सो चेकलिस्ट बेसिकली एक
चेकलिस्ट होती है ताकि बच्चे और टीचर्स, इवन टीचर्स, स्टे ऑन ट्रैक कि इस टास्क में क्या करना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे एक प्रोजेक्ट टीचर ने दिया बनाने के लिए, ऑलराइट। सो टीचर जो समझ रही है कि अच्छा ठीक है, मैंने टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया क्लास में कि ये एक साइंस का प्रोजेक्ट है, अब आप लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है। अब टीचर के दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोजेक्ट इस तरह बनना चाहिए, और बच्चे के दिमाग में जो आइडिया है कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट बनाऊंगा, right? Those ideas can be different. Obviously, we are all different people, right? We all think differently. So, checklist basically help करती है track करने के लिए what needs to be done. Okay? So, as much as possible, they clarify कि आपको इस task में, whether it's a writing task or it's a project, उस task में आपको क्या-क्या करना है जरूरी। एक एग्जाम्पल हम डालेंगे इधर ऑफ अ ग्रेड 2 राइटिंग टास्क, ठीक है। एक राइटिंग के लिए चेकलिस्ट बहुत यूज होती है, और चेकलिस्ट वर्क वेरी वेल विद लोअर प्राइमरी स्टूडेंट्स, ग्रेड 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, बिकॉज काफी ठक आपके जो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जब आप कोई भी टास्क देते हैं, उसमें जो अगर आपने रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो एक तरह की चेकलिस्ट ही होती है। सो इट वर्क्स वेरी वेल विद स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1, 2 and 3। A writing checklist may look like this। अगर टीचर की ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चे ये सब चीजें होनी चाहिए उनके राइटिंग में, तो द टीचर नीड्स टू कम्युनिकेट दैट, वो उनको बताना है उन बच्चों को इन एन ईजी लैंग्वेज कि ये चीजें आपके राइटिंग में होनी चाहिए। For instance, this is just an example of a writing checklist, but I've just put it there for your understanding that the teachers communicated that the writing that the student has done, my writing has a clear beginning, middle and end. बच्चे ने अगर ये किया होगा तो वो check off कर देगा इसको। I used capital letters at the beginning of sentence। मैं एक बार वापस से अपने वर्क पे go through करूँगी और मैं उसको check off कर दूँगी। I've used punctuation marks, अगर मैंने use किया punctuation mark, मैं check off कर दूँगी उसको, ठीक है। So we will go through each, the child will go through each of these points and ensure that उनका काम में ये सारी चीजें मौजूद हैं। जहाँ नहीं है वहाँ पर वो वापस से उसे रीडू करेगा और वापस से उसमें अमेंडमेंट्स करेगा, उसमें एडिट्स करेगा, ठीक है। अच्छा, यही चेकलिस्ट टीचर भी यूज करेगी टू देन गिव अ कमेंट टू द स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ क्लैरिफाई की है, जो आपने, हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को ट्रांसपेरेंट बनाएं। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट बनाना? कि बच्चा अच्छी तरह से समझ सके, देख सके, उसको पता हो। अब अगर मैंने यहाँ से हटके कोई और नई चीज डाल दी यहाँ पर आपके कमेंट में, तो बच्चे को तो वो पता ही नहीं था कि होना चाहिए, राइट। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया कि आपके राइटिंग में 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए थे, आपने सिर्फ 3 पैराग्राफ डाले या 2 पैराग्राफ डाले, बट मैंने वो चेकलिस्ट में तो नहीं लिखा था ना, तो फिर मैं वो कमेंट नहीं कर सकती, राइट। चेकलिस्ट बेसिकली बच्चे को भी बताती है, उस टीचर को भी ट्रैक पे रखती है कि ये चीजें होनी चाहिए राइटिंग में, राइट। एनी क्वेश्चंस अबाउट चेकलिस्ट? So this is also a tool for formative assessment, इसके थ्रू हम formative assessment करते हैं। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी कि why is checklist a formative assessment tool? अगर आपने formative assessments को समझा है, क्योंकि formative assessments का purpose समझा है आप लोगों ने, क्या purpose है उसका? कोई एक दो persons बताएंगे मुझे? क्या purpose है जी? The purpose of formative assessment is Continuous improvement. तो इम्प्रूवमेंट हुई यहाँ पर, एग्जैक्टली। जहाँ पे पंक्चुएशन वगैरह यूज करनी थी, मैंने की है, मैं जब रीरीड करूँगा फुल स्टॉप वगैरह से लगाया, नहीं लगाया तो वापस लगा दी, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, नहीं किया तो मैं लगा लूँ। तो इम्प्रूवमेंट हुई, जी राइट। सो ये मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी टूल दैट
immediately or in some time changes and improves the student's work, that's a formative tool. Summative में ये होता है marks आ गए, poor, very good, excellent. अब उससे मुझे क्या फायदा होगा, मेरी कैसे improvement होगी? मैं सिर्फ disappoint ही हो सकती हूँ उससे, right? या बहुत खुश हो सकती हूँ, लेकिन improvement तो फिर भी नहीं होगी, right? एक excellent मुझे मिलेगा तो ठीक है, मैं उस वक्त के लिए खुश हो जाऊंगी, बोलूंगी ओह मेरे से अच्छा कोई नहीं है, right? लेकिन उससे मेरी कोई improvement नहीं होगी वहाँ पर, growth नहीं होगा, fixed हो जाएगा, एक fixed mindset और growth mindset को अगर हम देखें तो. मैम, कैन आई शेयर वन थिंग ओवर हियर? Please do. अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं और हम सबमिट भी एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि वो बच्चा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर फॉर्मेटिव में था तो वो एट द एंड अच्छा ही होगा, अगर कुछ मिसहैप नहीं होता बच्चे की हेल्थ के साथ तो. So isn't that our objective? या Right? We want all our students to perform well, right? Yeah. We don't want students to fail. We want even the जिसको हम label करते हैं weakest students. Although ये label हमें नहीं करना चाहिए because it suggests a fixed mindset कि ये तो weak है, right? अगर आपने ये label उसको दे दिया कि ये तो weak है, तो एक fixed हो गया ना, उसके ऊपर tag लग गया, और वो चाहे आप वो exact इस अल्फाज इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वो बच्चे की दिमाग में, माइंड में तो वो ही चलता रहेगा कि ये सब स्मार्ट है, मैं भी. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक को ये पिक्चर दिखाना कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है फॉर इम्प्रूवमेंट. यू कैन इम्प्रूव, एवरीवन कैन, राइट? सो समेटिव असेसमेंट, आई होप जैसे आप कह रही हैं वैसे ही हो कि जब तक समेटिव असेसमेंट हो तो सब बच्चे अच्छा करें. that is the objective actually for formative assessment. Continuous improvement, continuous growth. So I just like to add something here. अब आपने बहुत अच्छा किया ये उठाया. I was waiting कि ये बात ज़रूर आए कि इतनी मेहनत आप कर रही हैं. My voice is clear. इतनी मेहनत अगर आप कर रही हैं for the formative assessments to come into the system, तो वो सारी मेहनत जो है वो रायगा हो जाएगी अगर आपने अपनी स्टिग्मेटाइजेशन को जारी रखा. कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी अब ये ज़ुबान यहाँ इस्तेमाल ना करे, टीचर्स और मदर्स समेत, कि तुम उससे बेहतर क्यों नहीं हो, उसका बच्चे को देखो कैसे आया, या उसका ए आया तुम्हारा बी क्यों आया. तो अगर ये सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमने वही ज़ुबान जारी रखी तो फिर ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो लेबल लगाना, टैग करना, मैं बहुत देर से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि ये बात आए. दो बातें. और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़, क्योंकि फिर देन आई हैव टू लीव, वो ये कि मदर्स बार बार पूछ रही हैं कि हम घर पे किस तरह हेल्प कर सकते हैं. तो इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब घर पे क्या करना है का मतलब ट्यूशन सेंटर नहीं होता. तो क्योंकि ये बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी आप शीट्स भेजेंगी वो बच्चा लेकर ट्यूशन सेंटर चला जाएगा. तो दैट डजंट मीन दैट. असल मकसद ये है, बच्चे को एक मैसेज ये देना है कि माँ आप में इंटरेस्टेड है, टीचर आप में इंटरेस्टेड है. हम जो इतनी तवज्जो एक एक बच्चे को दे रहे हैं अलग अलग, इसका कहने का मकसद यही है कि हम खुद आप में इंटरेस्टेड हैं. तो अगर आप उस बच्चे को फिर लेकर भेज देंगे कहीं और तो उल्टा मैसेज जाएगा इस सब का. तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव और आपके घर का ऑब्जेक्टिव अगर मिला नहीं, बच्चा मज़ीद कंफ्यूज हो जाएगा कि अब क्या नई चीज़ आ गई है. कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा माँ के बिहेवियर में, वो अभी भी मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रही हैं, वो अभी भी यही कह रही हैं तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम सेकंड क्यों नहीं आए. तो ये लैंग्वेज अपनी जो है ना, ये बदलनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो फिर साथ मिलेगा एंड देन अफशा जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी, वरना वो मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी. ठीक है, थैंक यू. जी, I'll take a point that Sabina mentioned अभी कि जब आप बच्चे को टीचर ने एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट वर्कशीट भेजी और आपने अगर बच्चा उस पर काम नहीं कर सका खुद से इंडिपेंडेंटली और आपको ट्यूशन सेंटर भेजना पड़ा या आपने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करके खुद, सो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दैट रीइंफोर्समेंट वर्कशीट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर टीचर ने नेक्स्ट स्टेप में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि थोड़ा घर पे रीइंफोर्समेंट करना है, तो उसका पर्पस क्या है. उसका पर्पस ये है कि जो उन्होंने पढ़ाया है या एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है उस बच्चे को, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट basically it should be a review worksheet. It should be something that the child knows how to do himself or herself and then they do it. If they are having difficulties, please inform the teacher that
they are having difficulty. The purpose of this review worksheet is definitely not to stress them out further, to make them basically think less of themselves further, right? वैसे ही अगर आप एक चीज नहीं कर सकते हैं, एक पूरी क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन में अगर 3-4 बच्चे हैं वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे, वैसे ही उनका सेल्फ एस्टीम लो है इस वक्त। और लो सेल्फ एस्टीम के साथ हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, राइट? सो वो आपने आई थिंक वन ऑफ यू हैड मेंशन्ड कि उनमें मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? वो विलिंगनेस होनी चाहिए लर्न करने की। तो वो मोटिवेशन को हम खत्म कर देंगे ना। मैंने बहुत साल, कोई 9 साल काम किया है विद स्टूडेंट्स, जिनको स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, जिन्हें अटेंशन डिफिकल्टीज हैं या डिसलेक्सिया है, उन स्टूडेंट्स के साथ चाहे जितना भी सिवियर हो उनका जो भी डिफरेंस है, कह लें आप या डिफिकल्टी कह लें, चाहे जितना भी सिवियर हो वो, एक चीज दैट वाज ऑलवेज हाफ द बैटल वन, जो मैं कहती थी हमेशा, वाज मोटिवेशन। अगर बच्चे में मोटिवेशन टू लर्न है तो वो जरूर प्रोग्रेस करेगा। एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती है, एबिलिटी हमारी बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती है। मोटिवेशन इज समथिंग दैट वी कैन डेवलप ताकि उसकी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं हम। कोई भी स्किल में जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एक्सेल करे फ्रॉम द स्टार्ट, बट वी कैन डेफिनेटली टेक देम अलोंग द, जिसको हम कंटिन्यूम कहते हैं कि हमको पहुंचने टाइम लगता है। मैं बहुत बार एक एग्जांपल देती हूँ ड्राइविंग टेस्ट का, कि जब हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, सो सपोज मैं सबीना गई ड्राइविंग टेस्ट के लिए और उन्होंने फर्स्ट गो में पास कर लिया वो ड्राइविंग टेस्ट, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, मैं भी उनके साथ गई थी। मैं फेल होती रही, मैंने वापस ट्राई किया, मैं वापस फेल हुई, मैं वापस ट्राई किया, वापस फेल हुई, राइट? चौथी बार मैं पास हो गई और अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अब मैं सबीना के ड्राइविंग लाइसेंस पर और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा होगा 3 टाइम्स फेल्ड? क्यों? मैं तो 3 बार हुई थी फेल, वो तो फर्स्ट टाइम में पास हो गई थी। लिखा हो तो होना चाहिए। लेबल नहीं किया, उन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, but you have achieved your goal, isn't it? Exactly. So every one of us is on a different timeline, is on a different continuum. हम सबको पहुंचना है एक जगह, शायद वक्त अलग अलग रहे। मैं मैथ में बहुत फास्ट पहुंच जाऊं, मे भी कोई और चीज में मैंने और मिस सबीना ने किया और मैंने उनसे जल्दी कर लिया या मैंने उनके साथ कर लिया। सो हम सबकी अलग अलग टाइमलाइंस हैं और हम सबका अलग अलग कंटिन्यूम है। किसी चीज में मैं बहुत अच्छी हूँ। एक जो मिस सीमा से भी बात हुई थी मेरी अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हम सब में चाहे एनी अदर जी आपके पास कमेंट या क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी, अभी जैसे मोम सबीना कह रही थी कि हम यहाँ से जो चीज़ सीखते हैं वो हम जाके वो ट्यूशन टीचर को नहीं समझा सकते। मैं मतलब इतना पढ़ना नहीं जानती, लेकिन थैंक्स फॉर यहाँ की टीचरें बहुत अच्छी हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं। मैं अपने बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ कि मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की टीचरें इतनी अच्छी हैं कि मतलब हमें सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ से हमने जो चीज़ सीखा वो ट्यूशन टीचर को नहीं समझा सकते ना, ये चीज़ हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और हमारे बच्चे इतने होशियार हैं कि वो हमें खुद बताते हैं कि हमने स्कूल से क्या सीखा है। हमारे बच्चे जैसे हम उनको पढ़ाते हैं ना, वो हमारी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि मतलब हमने ये सीखा। अगर यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि जैसे मिस सीमा है, मतलब ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, उसमें हम भी हेल्प करते हैं, वो टीचर भी हमें हेल्प करती हैं। इन केस अगर मुझे एक वर्कशीट मिली मुझे समझ में नहीं आई, मतलब बहुत सारे स्कूल में ये चीज़ें नहीं है। आई एम थैंक्स फॉर कि मैं इस स्कूल का पार्ट हूँ कि मतलब अगर मैंने टीचर को एक मैसेज किया एनी टाइम कि भाई टीचर आपने मुझे ये शीट दी, मुझे समझ में नहीं आ रही, आप यकीन करें वो ऐसे टाइम मुझे जवाब देती कि इस शीट में ये मसला है, वो मुझे समझा देती हैं। वो मुझे इस तरह समझा सकती हैं कि मैं अपने बच्चे को इस तरह समझाऊँ, वो मतलब दूसरे दिन आके अपनी टीचर को बहुत अच्छा प्रोग्रेस दे सकता है। मैं बोलती हूँ कि यहाँ की टीचरों के लिए बकौल मिस साइमा की क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। लेकिन अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें कि ये बहुत कमजोर है और ये बहुत स्मार्ट है, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं हमारी। मैं समझती हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, ये कमजोर है, ये मुझसे ज्यादा कमजोर है। मुझे किसी चीज में डिफिकल्टी जरूर हो सकती है, लेकिन इसका
इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ उसको। तो ये हमको स्टॉप करना पड़ेगा कि अरे ये तो बड़ा स्मार्ट है, ये तो एक्सीलेंट है। मतलब हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, कमजोर बच्चा और एक स्मार्ट बच्चा, ठीक है। वीक स्टूडेंट्स सिबलिंग ओ कंपैरिजन, बिकॉज़ एवरीबॉडी, अब अल्लाह ने हमें बनाया है, हमें इतना यूनिक बनाया है अल्लाह ने, इतनी सारी खूबियां और कैपेबिलिटीज डाली है हमारे अंदर, दूसरे बच्चे में दूसरी। हर बच्चा तो स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, लेकिन वो डेफिनेटली एक जगह तो पहुंच सकता है ना कहीं। तो कोई बच्चे में कुछ स्ट्रेंथ है, कोई बच्चे में कुछ और स्ट्रेंथ है। अब पता नहीं टॉपिक से कहीं आगे निकल गए, लेकिन आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट एंड इट वाज वेरी नेसेसरी टू से दैट। जैसे कि आप समझा रही हो ना कि हम सब लोग, जैसे मैं सबीना गई आपके साथ, उन्होंने सीखा, वो सीख गई, लेकिन आप 3 मतलब फेल हुई थी। कल यही क्वेश्चन मैंने अपने बच्चे से किया, तो वो छोटा वाला है मोहम्मद अली, मैंने कहा आज का कैसा रहा आपका? तो बोला मम्मा सब ठीक रहा, लेकिन ना मैं आप भी जो समझा रही थी ना मंथ के नए, वो मेरे से थोड़ा छूटा। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा है सब बच्चे थोड़ा आगे थे, मैं पीछे था। तो मैंने कहा फिर आप ही की बात सुन लेते। कहते मैं कैसे सुनता, जो मैं कर रहा था वो तो पहले कंप्लीट करता। तो मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये अवेयरनेस हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए, पीछे छोड़ना नहीं है, पीछे कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना। बिल्कुल। और अभी जब मुझे 3 बार फेल होकर लाइसेंस मिला और उन्हें फर्स्ट 2 में लाइसेंस मिल गया, इसका ये डेफिनेट बेहतर चला रही है, मुझसे क्या पता मैं उनसे बेहतर चला रही हूँ। सो हम सब एक कंटिन्यूम पे, एक उस पे पहुंच जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फाइनर डिफरेंसेस, कोई बहुत अच्छा किसी काम में करता है, कोई किसी और काम में बहुत अच्छा करता है। हर एक के पास हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। आई थिंक जो पीछे है ना उसको भी खुश रहना चाहिए, जो पीछे वाला आगे बढ़ जाए वो नहीं होना चाहिए कि भाई पूरा कंप्लीट करके आए। बिल्कुल जी। यहाँ पर हम जितनी अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, उससे मजीद हमारी जो टीचर्स हैं, हमारी जितनी भी जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो ज़्यादा फिक्र रखती है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है हमारे बच्चे के साथ, तो सबसे पहले सना भी सुन लेती हैं, सनाफी भी सुन लेती हैं, जिनके पास भी हम जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मेन पॉइंट ये है कि बच्चों की फिक्र जब टीचर ज़्यादा करती है और जब वो हमें खुद आके बताती है ना कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा खुशी का दिन होता है। और उसमें हमें ये पता चलता है बाकी हम अपने बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें और नीड है हमें। और टीचर का तो काम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है और इससे हम मुतमईन हैं। तो इसीलिए असेसमेंट जब होते हैं तब भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बच्चा हमें ज़्यादा ये चीज़ की फिक्र नहीं होती कि इसे नहीं आता, बल्कि हमें ये होता है कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा है। और बस सबसे मेन पॉइंट यही है कि बच्चा खुद उसमें ज़्यादा अपना रोल प्ले करे। आपने फिक्स चीज़ देखी कि अपने बच्चे को देखती हूँ, वो कहता था कि मुझे आता है तो अच्छा ही लिखता हूँ, तारीफ भी होती है क्लास में। तो जब अब टीचर ने कमेंट्स करना शुरू किए, जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट लिस्ट बनाई और उसके बाद जब फीडबैक आना शुरू हुए और कमेंट्स आना शुरू हुए, तो उसको खुद रियलाइज हुआ कि यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मतलब टीचर का कमेंट आता है कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन पंक्चुएशंस और आपकी कैपिटल लेटर्स की मिसिंग है कहीं। तो अब जब वो लिखता है तो वो उसमें देखता है कि हाँ मेरी पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर तो नहीं कहीं मैंने छोड़ दिए, कहीं मैंने कैपिटल लेटर लगाया है, कहीं मैंने फुल स्टॉप लगाया है। तो उसका वो जो फिक्स्ड माइंडसेट था ना कि मैं तो सही लिखता हूँ और मैं तो अच्छा ही लिखता हूँ, वो ग्रोथ माइंडसेट में आया। उसने सोचना शुरू किया कि मैं यहाँ पे कहीं कुछ छोड़ तो नहीं रहा, मैं यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा। वरना वो जब पहले लिखता था तो वो कहता था जो मैंने लिखा है वो एक्सीलेंट है, और आगे से भी कमेंट उसको यही मिलता था कि तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है। बच्चा उस पर खुद काम कर रहा है। सिंस हमारी ये बात हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगी, क्योंकि वो यही बात हो रही है हमारी, फिर मैं वापस पीछे आ जाऊंगी। जी, इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं अभी कि पहले वो टीचर ने कहा एक्सीलेंट हो आप, तो फिर उसने समझ लिया मैं तो एक्सीलेंट हूँ। सिंस हमारी ग्रोथ माइंडसेट पर बात हो रही है, तो हम इस एक स्ट्रैटेजी पर आते हैं जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव फीडबैक। तो उसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं फॉर्मेटिव फीडबैक? टीचर्स को फॉर्मेटिव फीडबैक देना चाहिए बच्चों को। बेसिकली फॉर्मेटिव फीडबैक बच्चों को बताता है, चाहे वो टीचर ऑरली फॉर्मेटिव फीडबैक दे या राइटिंग में दे, प्रेफरेबली राइटिंग में, ताकि वो बच्चे के पास रहे कि what this child needs to do to improve. Okay, so does excellent tell me what I can do to improve? Does poor work tell me what I need to do to improve? No. Try hard
improve? Or what I need to do to improve? क्या ख्याल है आपका? नहीं? Good? Fair? Okay. Let's see. अब ये आप 3 तरह के statements देखें. ये 3 तरह के formative feedbacks हैं. एक reminder statement, ठीक है? अगर कोई बच्चे को थोड़ा सा नच की जरूरत है, ठीक है, टीचर के पास काफी अच्छी आइडिया होती है कि कौन से स्टूडेंट को बिल्कुल थोड़ा सा नच की जरूरत है, थोड़े से उसने दिया, टीचर ने कहा कि what word can you use instead of good in this sentence? Suppose बच्चे ने पैराग्राफ लिखा, उसमें 5-6 बार good इस्तेमाल कर दिया, okay? So what word can you use instead of good? अब उसने उसको सोचने पे मजबूर किया कि मैं इसको improve कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, right? Good की जगह अगर मैंने weather के लिए pleasant use कर लिया, sorry, हो सकती है. Again, remember the purpose of formative assessment, formative feedback, or anything formative is students की continuous improvement. ठीक है? So ये समझ में आया? Second वाला statement आपके ख्याल से ये formative है? Yes. Formative meaning will cause improvement. और तीसरा जो कि एग्जाम्पल स्टेटमेंट है, टीचर को लगता है कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायर्ड है, एक सिर्फ रिमाइंडर देने से या एक छोटा सा स्कैफोल्ड करने से नहीं होगा. सो मे बी उन्होंने स्टार्ट योर पैराग्राफ विद दिस सेंटेंस कर दिया, या उसने चॉइस ऑफ 2 सेंटेंसेस दे दिया उसे, राइट? या उसने उन्हें बता दिया कि एक और सम अगर वो कर रहा है, मैथ का सम कर रहा है, तो उस टीचर ने एक और सम कर दिया साइड पे मैथ का, उसी कॉन्सेप्ट को और उसी डिफिकल्टी लेवल पर, ताकि वो बच्चे को समझ में आए कि इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको. सो दैट्स एन एग्जांपल स्टेटमेंट जो कि वर्क्स विद ऑल स्टूडेंट्स हु आर हाईली केपेबल एंड स्टूडेंट्स हु आर रीचिंग देयर. So this is what we were talking about जब हम growth mindset की बात कर रहे थे कि हम जब लेबल कर देते हैं good, bad, poor, etc. Even जो positive labels होते हैं उससे भी कोई improvement नहीं आता है. हाँ, maybe motivation बढ़ सकता है, मेरा encourage मैं हो सकती हूँ, लेकिन कोई improvement as such नहीं आएगा. Now how is that different from जो हमको normal feedback मिलता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? Formative feedback basically students को बताता है what they need to do, okay, and then it gives them another chance to do it as well. ठीक है? So how is it different from your other feedback? It not only tells them what to do, but it also gives them another chance to improve their work. Judgmental feedback है जैसे fair, poor work, you can do better, keep improving. It doesn't tell, आपने खुद बताया, it doesn't tell the students how to improve. ये बता नहीं रहा है वो तरीकेकार improvement का. जब student को judgmental feedback मिलता है इस तरह का, poor work, okay, try harder, student may think, ये मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसा सोच सकता है कि ये तो बहुत hard है, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता ये. Correct? अगर हम बच्चों की हौसला अफजाई करें कि आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट उसको मिलता है. और टीचर भी ऐसा फीडबैक दे कि हम वो जजमेंटल ना हो, ताकि बच्चे को ये सोचने में मजबूर ना हो वो कि ये तो इतना मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा. सो जजमेंटल फीडबैक हमको अवॉइड करना है जहाँ तक पॉसिबल है. आप अभी इन किताबों में देखेंगे कि जजमेंटल फीडबैक नहीं होगा. जहाँ तक हमने कोशिश की है मैंने और सना ने, जजमेंटल फीडबैक नहीं होगा और फॉर्मेटिव फीडबैक होगा. सो फॉर्मेटिव फीडबैक रिसीव जब करता है बच्चा तो उसके दिमाग में आ सकता है कि ये हाँ मुश्किल तो ये है, बट मुझे पता है किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है. नामुमकिन नहीं है और मुझे तरीका आ गया है कि मुझे फुल स्टॉप्स लगाना है या मुझे गुड की जगह को दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. मैं उसको सर्च कर सकता हूँ फोन पर, कोई ऐप पर, राइट? तो वो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है. एक पहले वाला अगर आप देखें जजमेंटल फीडबैक वाला, ये फिक्स्ड माइंडसेट है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो इतना काबिल ही नहीं हूँ, राइट? और सेकंड वाला फॉर्मेटिव फीडबैक से उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि ये मैं ग्रो कर सकता हूँ, मुझे पता है तरीका किस तरह से करना है बेहतर. ओके, सो ये हम जरा फास्ट आ गए थे इस स्लाइड पर. अब हम वापस जाते हैं क्योंकि हमारी बात उस बारे में हो रही थी, इसलिए मैं
वहां पर चली गई थी। हम बात कर रहे थे चेकलिस्ट की, हम वहीं पर जाते हैं वापस। तो इस पर थे हम, ठीक है, ये सबके लिए क्लियर था चेकलिस्ट। ओके, चेकलिस्ट का ही एक आप कहते हैं एडवांस वर्जन है, जिसे कहते हैं रूब्रिक। वो ऑलरेडी टीचर्स ने इन प्रोसेस है अभी टीचर्स का, और वो रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं इस वक्त। ग्रेड 1 से लेके 5 तक टीचर्स इसको रूब्रिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। अब रूब्रिक्स में क्या स्पेशल क्वालिटी रूब्रिक्स की है, क्यों ये फॉर्मेटिव हैं, क्यों ये इम्प्रूवमेंट, किस तरह से ये इम्प्रूव करते हैं। रूब्रिक्स बेसिकली बताते हैं कि हर एक कोई भी टास्क में, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, उसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसे हैं, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस कैसा है, एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। रिमेंबर, एवरेज बच्चे की बात नहीं हो रही है, एवरेज परफॉर्मेंस की बात हो रही है। गुड बच्चे की बात नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस हम इसमें देख सकते हैं। सो ये एक्सपेक्ट, अभी जब हम एक एग्जांपल देखेंगे तो ये बातें क्लियर होगी। बेसिकली रूब्रिक्स हेल्प करती है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है उससे। अभी हम देखते हैं कैसे। They also show which areas a student needs help in and which areas they doing great. So कौन सी जगह है जहाँ पर बच्चे को हेल्प की जरूरत है, कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहाँ बच्चे को हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अच्छा कर रहा है खुद से। इस जब हम बहुत बार, मेरे बचपन में तो आई रिमेम्बर हम सुना करते थे कि ये टीचर बहुत अनफेयर है, ये टीचर मेरे साथ अनफेयर है, मुझे कम मार्क्स देती है, दूसरे बच्चे को ज्यादा मार्क्स देती है, ठीक है। तो ये जो रूब्रिक्स हैं ये बेसिकली ग्रेडिंग को फेयर कर देता है, क्लियर कर देता है कि ठीक है, हर एक बच्चे का रूब्रिक पर अपनी जगह है उसकी। एंड पेरेंट्स को भी एक क्लियर पिक्चर देता है रूब्रिक कि आप किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, किस एरिया में हेल्प कर सकते हैं और किस लेवल पे पहुंचना है उन्हें। अब हम एक एग्जांपल रूब्रिक देखते हैं, राइटिंग रूब्रिक को। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें 4 लेवल्स हैं ऊपर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, राइट। लेवल 1 इज योर बिगिनिंग टू रीच एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी जो टीचर की एक एक्सपेक्टेशन है वो बच्चा अभी बिल्कुल उसके बिगिनिंग पर है, अभी वो पहुंचा नहीं है उन एक्सपेक्टेशंस पर। अगर आप देखें तो इसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हैं, राइट। लेवल 2 इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब वो जा रहा है एक्सपेक्टेशंस की तरफ, चल पड़ा है, ठीक है। लेवल 3 इज मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं क्लास से, मेरे बच्चों से, वो बच्चा मीट कर रहा है। और लेवल 4 इज एक्सेलिंग एक्सपेक्टेशंस, कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस से भी आगे निकल गया है, ठीक है, वो इतना अच्छा आगे निकल गया है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब रूब्रिक्स और चेकलिस्ट में क्या फर्क है? चेकलिस्ट सिर्फ मुझे एक चीज बताती है, हैव आई पुट फुल स्टॉप्स, हैव आई यूज्ड अ कैपिटल लेटर, एटसेट्रा, राइट। ये मुझे जरा से ज्यादा डिटेल देती है। अब बच्चे ने अगर राइटिंग करी तो ये बड़े बच्चों के लिए ज्यादातर हम इस्तेमाल किए करते हैं। हमारा क्राइटेरिया है, राइटिंग का क्राइटेरिया सपोज है कि बच्चे ने आइडियाज कितनी अच्छी डाली हैं और कितना उसने कंटेंट उसके अंदर लिखा है, क्या क्या उसकी आइडियाज आ रही हैं, कितना उसने उसमें डाला है। अब लेवल 1 पर जो है बच्चे का कंटेंट इतना समझ में नहीं आ रहा है, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी शॉर्ट, टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा लेवल 1 पर हम उसको मार्क करेंगे सिर्फ आइडियाज और कंटेंट, दैट ही इज एट द बिगिनिंग स्टेज, ऑलराइट। लेवल 2 पर the writing is not very clear, but there is one idea and there are some missing details. Level 3 पे meeting expectations, writing is clear, there are some very good ideas, there are some good details there, alright. And then level 4 पे the writing is very clear, it stays on topic and there are a lot of interesting details in that, ठीक है। सो अब टीचर देखेंगे कि ठीक है आइडियाज में इसका कैसा है। अभी मैं पंक्चुएशन को नहीं देख रही हूँ, अभी मैं वोकैबुलरी को नहीं देख रही हूँ,
अभी मैं और किसी चीज को नहीं देख रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आइडियाज को देख रही हूँ। In the second criteria, I have vocabulary and spelling, and मैं फिर उनको अलग ग्रेड करूँगी। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं आइडियाज में लेवल 2 पर हूँ, लेकिन vocabulary में मैं लेवल 1 पर हूँ, और फिर इसके बाद पंक्चुएशन में या ग्रामर में या किसी और चीज में, सेंटेंस फॉर्मेशन में मैं लेवल 3 पर हूँ, ठीक है। सो मुझे पता है कि लेवल 1 से मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर मैं लेवल 1 पे सीढ़ी के लेवल 1 पे खड़ी हूँ तो मैं दूसरा क्या स्टेप होगा, लेवल 2 पे पहुंचना है मुझे। सो अगर मैं लेवल 1 पर हूँ इन माय आइडियाज, तो मुझे पता है और टीचर को पता है और पेरेंट को पता है कि अब आइडियाज में ये लेवल 1 पर है, तो अब इनको लेवल 2 पर पहुंचना है, ठीक है। तो हम जंप नहीं करेंगे 1 से लेके आप 4 पे नहीं पहुंच सकेंगे, बट यू विल बी एबल टू टेक steps towards success. Again, I will ask the question like I ask after every tool, what makes this formative? इस तरह आप लोगों की formative assessment के लिए clear हो गया। Why is this formative, this tool? कोई एक या दो अगर जवाब दे दें, क्योंकि ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है for reading in your class। मिस्टेक्स आ रही है वो फॉर्मेटिंग में पता चलती जाए ताकि हम फॉर्मेटिंग में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये रूब्रिक, मैं इस वक्त रूब्रिक के हवाले से पूछ रही हूँ सवाल कि इसमें ये क्यों फॉर्मेटिव असेसमेंट है के लिए इस्तेमाल होती है रूब्रिक? प्रैक्टिस होती है, लेवल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट लेवल से वो सेकंड पे आ रहे हैं। सो अगर मैं लेवल 1 पर हूँ, मैं देख सकती हूँ कि लेवल 2 पे मुझे क्या करना है, या लेवल 3 पे अगर मुझे बस पहुंचना, मुझे लेवल 3 पर है, ठीक है। दैट इज द एम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो हम फॉर्मेटिव से कोशिश करेंगे कि हम सबको लेवल 3 पे पहुंचा सके किसी तरह से बिफोर द समेटिव टास्क। कोशिश ये टीचर की होगी, पेरेंट्स की होगी, बच्चे की होगी कि मैं लेवल 3 पे पहुंच जाऊं, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्लास लेवल इज, बेसिकली क्लास का एक्सपेक्टेड लेवल, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये है। सो मुझे पता है कि लेवल 3 पे पहुंचने के लिए मेरे वर्ड्स, अगर सेकंड वाला क्राइटेरिया मैं देख रही हूँ, मोस्ट ऑफ माय वर्ड्स शुड बी करेक्टली स्पेल्ड, सम बिग वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल की है इन वोकैबुलरी। सो ये सारी एरियाज के लिए ये 6 पॉइंट रूब्रिक भी कहते हैं इसे, राइटिंग रूब्रिक को, जिसमें आइडियाज होती हैं, कंटेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंस की फ्लुएंसी होती है, वोकैबुलरी, वर्ड चॉइस या वोकैबुलरी होता है, और फिर ग्रामर और पंक्चुएशन होता है। तो ये सारे 6 एरियाज को हम 4 पॉइंट्स पर या 3 पॉइंट्स पर हम उसको वो करते हैं, और ताकि बच्चा एक स्टेप आगे पहुंच सके और एक स्टेप आगे पहुंच सके। सो अभी ये आपके रीडिंग में इस्तेमाल हो रहा है, एंड हम अभी बात करेंगे इसकी आगे रीडिंग की, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये रीडिंग के लिए रूब्रिक इस्तेमाल हो रहा है। So some of the teachers are individually एक करके बच्चों को कॉल कर रहे हैं, उनको रीड करवा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ये रूब्रिक में उनकी टोन फॉर इंस्टेंस का ले लिया, या उनकी करेक्ट वर्ड्स का रीडिंग, या उनकी डिकोडिंग स्किल्स, या उनकी वॉल्यूम एटसेट्रा, वो सारी चीजें वो मार्क कर रही हैं, और फिर वो बच्चे को बता रही हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम था, अब इससे हमको यहाँ पहुँचना है। So that's what makes it formative. Any questions about this? असेसमेंट में जो हो रहा है क्लास में टीचर ले रहे हैं, इसमें मदर्स को जो है वो गाइड किया जाएगा, या फिर जो है ना वो अभी वो सिर्फ टीचर्स अपने पास ले रहे हैं? जी, अभी टीचर्स अपने पास कर रही है, लेकिन आप लोगों का एक रीडिंग प्रोग्राम हर लेवल पर आई थिंक चल रहा है, जो कि हम अभी आगे आएंगे उस पे, बट उसका छोटा सा है। अपने अपने तौर पर रीडिंग प्रोग्राम एक चल रहा है, कोई एक स्टैंडर्डाइज नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 और 2 का हमने एक स्टैंडर्डाइज रखा हुआ है, 3, 4 और 5 पे अपने अपने हिसाब से रीडिंग का चल रहा है प्रोग्राम। बट व्हाट द टीचर्स आर डूइंग कि वो मार्क यस कर रही है। आपका सवाल है कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एट द मोमेंट नहीं, वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई ग्लेयरिंग इश्यू जो टीचर अभी करेक्ट नहीं कर सके वो आए,
तो ऑब्वियसली वो फिर पेरेंट के साथ वन ऑन वन शेयर होगा अगर कोई बहुत ज्यादा ग्लेरिंग इशू है. मोस्ट ऑफ द इश्यूज द टीचर्स आर गोइंग टू ट्राई एंड रिजॉल्व इन द क्लासरूम. ओके, नाउ प्रूफ रीडिंग की आप लोगों ने अपने बच्चों के उसमें देखे होंगे, कभी टीचर डबल अंडरलाइन कर रही होती है, कभी सर्कल कर रही होती है, एटसेट्रा. तो अभी हम चाह रहे हैं कि हम इसको स्टैंडर्डाइज करें कि एक ही तरह का हम की इस्तेमाल करें ताकि बच्चे को देख के और टीचर को देख के इमीडिएट टीचर मार्क करे और बच्चे को देख के इमीडिएटली पता चल जाए मेरी क्या मिस्टेक है यहाँ पर, टीचर ने क्यों लाइन लगाई है यहाँ पर. ठीक है, सॉरी ये रेड में है लेकिन वैसे रेड में नहीं होगा, ये आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो बेसिकली प्रूफ रीडिंग की बच्चों को और टीचर्स को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, फीडबैक प्रोवाइड कर एक तरीका टीचर्स के लिए है फीडबैक प्रोवाइड करने का स्टूडेंट्स के लिए. ऑलराइट, students now understand where the error is and what the error is. Okay, let's have a look at this key. How does this become formative? Improve in writing and spellings. In writing area. Okay, I'm just waiting for everyone to be quiet. जी, sorry, आप क्या कह रहे थे? इसमें हमारी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, स्पेलिंग्स है. आपने कहीं किस तरह से इंप्रूव हो रही है? वहाँ जो अंडरलाइन है या कुछ जो मार्क्स हैं तो वो बता रहे हैं बच्चे को कि यहाँ पे मेरी या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या मैंने कोई वर्ड छोड़ दिया है. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली. सो दिस इज वेरी कॉमन. अभी भी आपकी टीचर्स कोई ना कोई मार्क्स यूज कर रही होंगी, बट हम चाह रहे हैं कि हम उसको स्टैंडर्डाइज करें ताकि 1 से लेकर 5 तक सारी टीचर्स एक ही तरह के मार्क्स सिंबल्स इस्तेमाल कर रही हों ताकि बच्चा एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में जाए तो एक कोई नई तरह से चेकिंग हो रही है, फिर उसको समझ नहीं आ रहा है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. तो वी आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज. ये एक बेसिक अभी हमने टेम्पलेट बनाई है जिसमें कि अगर वर्ब टेंस आपका गलत है या आपकी स्पेलिंग गलत है या कोई वर्ड मिस आउट हो गया है, कैपिटल लेटर नहीं डाला है, एटसेट्रा. सो ये जब हम फाइनलाइज कर लेंगे इस टेम्पलेट को तो हम बच्चों की बुक्स में भी इसको डाल देंगे, क्लास में भी लगी हुई होगी, टीचर के पास भी होगी, सो दैट सारी चेकिंग चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो वो इस तरह से हो. बच्चों को पता हो कि अच्छा ठीक है टीचर ने अब सर्कल किया है इसका मतलब मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, या टीचर ने एक पी लगाया है इसका मतलब मेरी पंक्चुएशन मिसिंग है. So how is this different from the checklist that you initially? Okay, so checklist was very different in the sense that checklist अगर writing की checklist है सीमा, so it basically tells us कि ये चीजें writing में होनी चाहिए. This is just the proofreading for check करने के लिए टीचर मार्क पुट कर रही है. Checklist तो एक स्टूडेंट खुद यूज कर रहा है. I've used correct spellings for instance. I've put a check on that. जी टीचर्स के लिए है, but these symbols need to be understood by the students and parents as well so that they cause that impression. Corrections what we used to do. I think अच्छा से बात करते हैं. जैसे स्पेलिंग के लिए SP. हाँ बिल्कुल यही है. अगर आप देखें तो इसके लिए SP है. टेंस के लिए TS. We can use but these are simple. हाँ, the thing is सीमा that is अगर हम GR सिर्फ यूज कर रहे हैं ग्रामर के लिए, तो now you've pointed out that my error is grammar, but what is the error? Okay. All right? अगर मैंने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है लेकिन आपने उसको सिर्फ अंडरलाइन कर दिया है तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने गलती क्या की, आपने क्यों अंडरलाइन किया है, राइट? सो यस, अभी दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. मैंने सलाह को कहा था मैं भेज दूंगी उसे, लेकिन the reason I haven't sent it is because I want every teacher to agree with this and use it and how convenient it is. So I want to test, I want to trial it out first. So मैं चाह रही हूँ इस वजह से ये हमने अभी फाइनल नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही हूँ हर टीचर ऑन बोर्ड हो इसके साथ. ठीक है ना, जब हम ऑन बोर्ड होते हैं, जब हमारा बाइंग होता है तो हम वो एक चीज अच्छी तरह से करते हैं. अगर हम कोई चीज से अग्री नहीं करते हैं तो फिर वो अच्छी तरह करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं तो अग्री नहीं करती हूँ, राइट? इससे इस वजह से हम इस तरह का एक की
जब फाइनल डेवलप हो जाएगा तो आपके बच्चों की नोटबुक्स में भी आपको दिखेगा और फिर वो टीचर कंसिस्टेंटली वही इस्तेमाल करेगी। और ये जो की है, क्या हम ये अलग से पेरेंट्स को भेजेंगे? जी, बच्चों की किताबों में होगा तो बिच को हो, पेरेंट्स के पास भी होगा, टीचर्स के पास भी होगा, बच्चों के पास। बच्चों को जो है वो रीडिंग के लिए हम ऐसी कौन सी रेसिपीज हैं आपके पास जिनमें इसका इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकें, जिससे वो एक्साइटेड होकर रीडिंग की तरफ आए? अच्छा, ये अब आप क्वेश्चन इसको नोट करें अपनी किताब में, और ये एंड में हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, बिकॉज ये इस चीज से थोड़ा सा हट करें, हम डिस्कस जरूर करते हैं और आप लोगों से भी आइडियाज लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम सॉल्यूशंस भी आज साथ में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। Anything else before I move on? जी, sorry. अच्छा, अब आप राइटिंग की बात करिए, एज इन राइटिंग जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज और फिर लिख रहे होते हैं, या हम सिर्फ राइटिंग स्पीड की बात करते हैं? राइटिंग स्पीड की बात, ठीक है, क्योंकि जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आइडियाज सोचते हैं और लिखते हैं, तो दैट रिक्वायर्स टाइम। ओके, अगर मैं भी अभी आपको एक सवाल दूंगी कि आप सोचें इसके बारे में और फिर आप लिखें, तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं टू बी एबल टू राइट। अगर आप सिर्फ कॉपीइंग की बात करिए कि बच्चे को सिर्फ लिखना है और उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज हो, वो एक कंप्लीटली सेपरेट बात है। I think she's asking how to. आप ये पूछ रहे हैं कि बच्चे की राइटिंग स्पीड बढ़ाई कैसे जाए? कहने का मकसद है कि बच्चों आपने असेसमेंट जो ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम बच्चों को टाइम देते हैं, ठीक है ना। अब टाइम हमारे पास जो होता है, बिल फॉर एग्जाम्पल मैं 10 मिनट देती हूँ बच्चों को कि आपने ये ऐसे कंप्लीट करना 10 मिनट में, ठीक है, तो बच्चों को 10 मिनट वो काम कर सकेंगे, स्टॉपवॉच लगा के नहीं 10 मिनट तो फिर नहीं देंगे ना, हाँ, तो वो टाइम देंगे जो रिक्वायर्ड होगा। जी, क्योंकि the thing is that देखिए, like I said कि जब राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, राइटिंग नहीं होती है कि मैं लिख के तो ऐसे ही बहुत फास्ट हो, तो फिर मैं ड्रिल्स कर रहा हूँ कि मैं फास्ट राइट कर सकती हूँ, राइट? लेकिन मुझे पहले सोचना होगा, पहले ब्रेनस्टॉर्म करनी होंगी आइडियाज, तो 10 मिनट तो मुझे लगता है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल ऑफ कोर्स, एंड डिपेंडिंग कि किस लेवल के एसेस भी वो लिख रहे हैं और कितना लंबा ऐसे लिख रहे हैं, वो डिपेंड सब उस पर करता है। लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए भी मुझे टाइम चाहिएगा, सोचने के लिए कि मैं क्या लिखूंगा इस बारे में। सपोज मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि आप लिखें अबाउट स्टोरी लिखें अबाउट आई डोंट नो एलियंस, तो आपको थोड़ी देर उसका कैरेक्टर सोचने होंगे, सेटिंग सोचनी होगी, क्या मेरी स्टोरी होगी, क्या प्रॉब्लम होगा उसमें, क्या सोल्यूशन होगा उसमें, ये सब सोचने के लिए तो टाइम चाहिएगा, 10 मिनट्स में नहीं होता। स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है, जैसे अगर 40 मिनट का पीरियड है, उसमें आपको एक असाइनमेंट दिया कि आप इसमें कॉम्पोजिशन लिखना है या ऐसे लिखना है या लेटर लिखना है, तो अब उस 40 मिनट सबको मिल रहे हैं। अब ये हो सकता है कि उस 40 मिनट में 4 बच्चे या 2 बच्चे ऐसे हों जो ना कंप्लीट कर पाए, तो फिर वहाँ दोबारा से वही रोल आ जाएगा टीचर का, और वही हम टाइमलाइन की जो बात कर रहे थे, जो हम कर रहे थे कि हर एक को अपना अपना टाइम लगता है। ऑफ कोर्स हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम उस बच्चे को भी उस पर ले आए, सो दैट जब स्टैंडर्डाइज्ड, जब आपका एक टेस्ट एंड एग्जाम समेटिव असेसमेंट हो, तब वो पहुंच सके। तो टीचर को थोड़ी सी ड्रिल्स और थोड़ी प्रैक्टिसेस उसके साथ करवानी पड़ेगी, सो दैट दे आर एबल टू रीच दैट लेवल। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? इसके बारे में मुझे कहना था कि सॉरी, किसके बारे में? आपने प्रूफ रीडिंग की जो जी बोर्ड बनाया हुआ जो है, जब कोई मिस्टेक करती है तो टीचर जो है वो आपने अपनी बेटी से क्लियरेंस चाहती हूँ या करती हूँ तो नहीं मानती, नहीं ये ऐसे नहीं, ये वैसे। तो मैंने मिस सना से बात की, सो डबल लाइन जो है बेसिकली आपको कुछ बता नहीं रही है ना कि ये मिस्टेक है क्या, बच्चे को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है।